हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट 10 सितंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। देखिए, दोनों लाइनों में बहुत अंतर है। लक्ष्य सेम रही हैं लेकिन अंतर बहुत है। जैसे अब एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। यानी सपने ऐसे देखिए जो आपको सोने ना दें, हमेशा बड़ा सोचिए। और जो लोग लक्ष्य के प्रति अपनी निरंतरता को बनाए रखते हैं, निश्चित तौर पर उन्हें नींद नहीं आती है। आप भी अपना एक लक्ष्य बनाइए। उसको पूरा करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मैंने कई बार कहा है कि जो सफल होते हैं वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं। तो सोने से अच्छा है कि सपने देखिए और उसे पूरा करिए। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली है, मॉस्को से निकलेगी आगे की राह। एक दिन में 3 बार आमने सामने होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के वांग यी। दूसरी न्यूज़ है, वायुसेना में आज शामिल होगा राफेल। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। मॉस्को से निकलेगी आगे की राह। सीमा पर चीन से चल रही सैन्य तनातनी के बीच अब दोनों देशों के बीच विदेश मंत्रियों की मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी है। माना जा रहा है कि गुरुवार को मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात से हालात सामान्य होने की दिशा में कोई राहत निकल सकती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। इस बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ अग्रिम मोर्चे पर दोनों देशों के सैनिक महज कुछ सौ मीटर की दूरी पर अपनी अपनी सीमा से डटे हुए हैं। इस बात की उम्मीद कम है कि विदेश मंत्रियों की मुलाकात से कोई स्पष्ट हल निकल पाएगा। ऐसे में निगाह इस पर टिकी है कि जयशंकर और वांग यी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की जमीन तैयार कर पाते हैं या नहीं। एससीओ के सदस्य देशों के प्रमुखों की जल्द ही मॉस्को में बैठक संभावित है, जहां मोदी और चिनफिंग उपस्थित रह सकते हैं। विदेश मंत्रियों की मुलाकात से दोनों देशों के रणनीतिक सलाहकारों यानी एनएसए अजीत डोभाल व चीन के विदेश मंत्री के बीच वार्ता का रास्ता भी निकल सकता है। दूसरी न्यूज पर आते हैं। वायुसेना में आज शामिल होगा राफेल। फ्रांस से लाए गए लड़ाकू विमान राफेल गुरुवार को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएंगे। इसके लिए अंबाला एयरबेस पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पाली, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भी मौजूद रहेंगे। बुधवार रिहर्सल के लिए पायलटों ने उड़ान भी भरी। कार्यक्रम में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D एवं चेयरमैन DRDO सहित फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लीनेन, एयर जनरल एरिक ऑटलेक, दासो एविएशन के चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव एरिक ट्रैफिक एरिक बेंजर, ACO MBD भी मौजूद होंगे। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया जैसे लोग भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में राफेल व तेजस एयर डिस्प्ले करेंगे। सारंग एक्रोबेटिक टीम भी शामिल होगी। तो ये नेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए। वो न्यूज़ है, फ्रांस व ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का नया गठबंधन निशाने पर चीन। पूर्वी लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक जिस तरह से चीन लगातार आक्रामक रवैया अपना रहा है, उससे दुनिया में नए गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो चली है। गुरुवार को जिस तरह से अचानक भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नए गठबंधन की घोषणा की गई है, उसके विदेश मंत्रालयों की पहली बैठक आयोजित की गई, उसे चीन को संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। यही नहीं, इस महीने के अंत तक भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक नया गठबंधन भी रूप ले रहा है। इन तीनों देशों के विदेश व रक्षा मंत्रियों की भी एक बैठक की तैयारी है। हाल के दिनों में अमेरिका व भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है जो चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ काफ़ी मुखर है। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालयों की पहली बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने किया है। फ्रांस से विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी जनरल फ्रांसवा डिस्ट्रॉ और
ऑस्ट्रेलिया के विदेश व व्यापार मंत्रालय की सेक्रेटरी फ्रांसिस एडमसासन ने प्रतिनिधित्व किया है। ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 4 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, ट्रेन के बाद शुरू होगी किसान उड़ान। किसान ट्रेन की सफलता के बाद अब जहाज से पहुंचेंगी बड़े शहरों में फल व सब्जियां। दूसरी न्यूज़ है, टेलीफोन बिल बन सकता है कर्ज लेने का आधार। फोन के बिल से जानी जा सकेगी निम्न आय वर्ग की कर्ज लेने की क्षमता। तीसरी न्यूज़ है कि मासिक बिक्री से शुरू खादी बाजार पर 180 उत्पाद, यानी यह थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मास्क बिक्री से शुरू खादी ई बाजार पर 180 उत्पाद। और चौथी न्यूज़ है, घर आएगा बैंक, कीजिए जमा या निकासी। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कृषि क्षेत्र में कानूनी सुधार का असर अब जमीनी स्तर पर तेजी से दिखाई देने लगा है। देश के एक हिस्से से दूसरे की मंडियों में कृषि जींस पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। किसान ट्रेन की सफलता के बाद अब सरकार जल्द ही कृषि उपज को पंख लगाने जा रही है। इससे ताज़ा फल फूल और सब्जियों को बड़े शहरों तक बहुत जल्द पहुंचाने में सफलता मिल जाएगी। कृषि जिन्सों के निर्यात में भी इससे उछाल आएगा। सरकार जल्द ही किसान उड़ान योजना शुरू करने की तैयारी में है। किसान ट्रेन की पहली शुरुआत 7 अगस्त को महाराष्ट्र और बिहार के बीच हुई थी। इसके नतीजे उत्साहजनक रहे थे और बाद में भारतीय रेलवे और कृषि मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से बुधवार को दूसरी किसान ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई है। यह ट्रेन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली तक चलेगी। लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस ट्रेन के रास्ते में जितने भी कृषि उत्पाद वाले राज्य व स्थल होंगे इसका उन्हें लाभ मिलेगा। पहली किसान ट्रेन पश्चिम से पूर्व को जोड़ रही थी, दूसरी ट्रेन दक्षिण से उत्तर को जोड़ेगी। वायु मार्ग से विभिन्न राज्यों व शहरों को जोड़ने के लिए क्षेत्रीय संपर्क के तहत उड़ान योजना चल रही है। इसमें अब तक 250 से अधिक छोटे शहरों को उड़ान योजना से जोड़ दिया गया है। इनके बीच विमान संचालन करने की योजना शुरू कर दी गई है। कई मार्गों पर विमानों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। इसी के साथ इन हवाई अड्डों से अब किसान उड़ान के तहत कार्गो विमान की उड़ान भर सकते हैं। इससे किसानों के जल्द खराब होने वाले बहुमूल्य उत्पाद छोटे शहरों में से बड़े शहरों तक पहुंचाए जा सकेंगे। दूसरी न्यूज़ है, टेलीफोन बिल बन सकता है कर्ज लेने का आधार, मिलेगी राहत। देश के विभिन्न आय वर्ग के जिन लोगों का कोई कर्ज इतिहास नहीं रहा और जिन्हें छोटे कर्ज की जरूरत है, उन्हें मोबाइल फोन बिल के आधार पर कर्ज देने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। फोन के मासिक रिचार्ज बिल के ऐसे लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री या कर्ज लेने की क्षमता का आकलन हो सकता है, जिसके आधार पर उन्हें कर्ज लेने में सहूलियत होगी। हाल ही में निम्न आय वर्ग के ग्राहकों को इस प्रकार की सुविधा दिलाने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाई थी। ट्राई के चेयरमैन RS शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं की डाटा शेयरिंग और उससे ग्राहकों को मिलने वाले लाभ के मामले में अगस्त के आखिरी सप्ताह में टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक बुलाई गई है। शर्मा के मुताबिक डाटा शेयरिंग की सहमति देकर ग्राहक अपना फोन बिल डिजिटल रूप में हासिल कर सकता है, जिसके आधार पर ग्राहक कर्ज के लिए आवेदन कर सकता है। बिल का इस्तेमाल वह बीमा उत्पादन खरीदने के लिए भी कर सकता है। तीसरी न्यूज़ है, मास्क बिक्री से शुरू खादी ई बाजार पर 180 उत्पाद। खादी एवं ग्रामोद्योग ने इस वर्ष 7 जुलाई को अपने मास्क की बिक्री के लिए जिस ई बाजार की शुरुआत की थी, उस पर अब 180 उत्पादों की बिक्री हो रही है। हर रोज ई बाजार में 10 नए उत्पाद लॉन्च हो रहे हैं। MSME मंत्रालय के अधीन काम करने वाले खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने 2 अक्टूबर तक ई बाजार पर 1000 उत्पादों की बिक्री का लक्ष्य रखा है। खादी ई बाजार से खरीदे गए उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए KVIC ने डाक विभाग से करार किया है। KVIC के चेयरमैन VK सक्सेना ने बताया कि खादी व ग्रामोद्योग के तहत छोटे बड़े लगभग 1500 उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इन सभी उत्पादों को खादी ई बाजार पर लॉन्च किया जाएगा। देश भर में सामानों की डिलीवरी की जा रही है। KVIC ने इस ई बाजार को स्वयं विकसित किया है। दिल्ली के शोरूम में मिलने वाले सामानों की बिक्री भी की जा रही है। इसमें पिछले 2 महीने में 4000 से अधिक ग्राहकों को डिलीवरी दी गई है। चौथी न्यूज़ है, घर आएगा बैंक, कीजिए जमा या निकासी।
सरकारी बैंक आपके दरवाजे तक पहुंचेंगे। इस वर्ष अक्टूबर से ग्राहक पर भी नकदी जमा करने और निकासी की सुविधा ले सकेंगे। शुरुआत में 100 शहरों में सुविधा उपलब्ध होगी। इस काम के लिए अलग से डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। देश के सभी सरकारी बैंक डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा देंगे। घर के दरवाजे पर वित्तीय सेवा हासिल करने के लिए मामूली शुल्क भी देना पड़ेगा। बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का अनावरण किया। डोर स्टेप बैंकिंग सेवा में वरिष्ठ नागरिक, विधवा, विकलांग, आर्मी स्टाफ, सीआरपीएफ, छात्र, सैलरी वाले कर्मचारी, कारपोरेट ग्राहक, खुदरा दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। कस्टमर केयर वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए ग्राहक डोर स्टेप बैंकिंग सेवा की गुजारिश कर सकता है। अभी चेकबुक हासिल करने और डिमांड ड्राफ्ट व डिपॉजिट रसीद मंगाने जैसे गैर वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। डोर स्टेप बैंकिंग के तहत सेवा की मांग करते ही एजेंट के पास सूचना चली जाएगी। ग्राहक ऐप या पोर्टल से जानकारी रख सकता है कि उस वक्त एजेंट कहां पर है। अगर कोई ग्राहक दोपहर 3 बजे से पहले सेवा के लिए गुजारिश कर देता है तो 3 घंटे के भीतर उसकी सेवा मुहैया करना होगा। इस सेवा के तहत ग्राहक आईटी चालान, 15G, 15H फॉर्म, टर्म डिपॉजिट रसीद, चेकबुक, डीडीपीओ, अकाउंट स्टेटमेंट की मांग कर सकता है। इस सेवा से 19 करोड़ ग्राहकों को फायदा मिलेगा। तो ये बिजनेस पेज की 4 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हमारे लिए 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है सार्वजनिक विमर्श से गायब एक गंभीर समस्या। जो लोग पाकिस्तान में हिंदू युवतियों के अपहरण एवं जबरन निकाह को गंभीरता से उठाते हैं वह भारत में इसी तरह की समस्या पर मौन बने हुए हैं। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है इंडिक एकेडमी के सदस्य एवं स्तंभकार विकास सारस्वत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है वक्त की मांग है आरक्षण के भीतर आरक्षण। आरक्षण के वर्गीकरण पर सभी वर्गों से विचार विमर्श कर आम राय बनाने की जरूरत और बढ़ गई है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल लिखा गया है जनता दल यू के महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है सत्ता का मनमाना इस्तेमाल। सत्ता का मनमाना इस्तेमाल जिस तरीके से अब कंगना रनौत के खिलाफ हो रहा है वो एक तरीके से दुर्व्यवहार कह सकते हैं या फिर बदले की भावना से की गई कार्रवाई कह सकते हैं, जिस तरीके से उनका घर तोड़ा गया है। तो चलिए अब पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। सार्वजनिक विमर्श से गायब एक गंभीर समस्या। जिस समय लगभग पूरा टेलीविजन मीडिया सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए मुंबई में जूझ रहा था, उसी समय दिल्ली की एक पत्रकार बिहार के बेगूसराय में एक 15 वर्षीय बच्ची के अपहरण पर जनता का ध्यान आकर्षित करने और पुलिस द्वारा मामले में समुचित कार्रवाई के लिए अथक प्रयास कर रही थी। इसके बावजूद जो बिहार पुलिस सुशांत सिंह मामले में डीजीपी स्तर तक उचित कारणों से उद्वेलित नजर आ रही थी, वहीं बेगूसराय प्रकरण में उदासीन बनी रही। करीब 1 माह बाद इस महिला पत्रकार द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में गुहार लगाने के उपरांत जब आयोग ने कार्रवाई का नोटिस दिया तब पुलिस हरकत में आई और आरोपी इजमुल खान को गिरफ्तार किया। इस बीच यूपी के सहारनपुर से भी इसी तरह का एक समाचार प्रकाश में आया। वहां भी एक हिंदू युवती के परिजनों ने पड़ोसी सावेज पर उसके अपहरण का आरोप लगाया। बेगूसराय की तरह हो सकता है कि सहारनपुर मामले में नाबालिग की जान बच जाए, परंतु यूपी के लखीमपुर खीरी के एक 17 वर्षीय दलित छात्रा की किस्मत अच्छी नहीं थी। निकाह के प्रस्ताव को ठुकराने पर दिलसाद नामक युवक ने उस छात्रा की नृशंस हत्या कर दी। ये 3 मामले पिछले कुछ दिनों की एक छोटी सी तस्वीर हैं। नाबालिग हिंदू युवतियों को चिन्हित कर उनका अपहरण करके उन्हें जबरन निकाह करने के प्रयास एक विकराल समस्या बन चुके हैं, जिसका समाधान तो दूर, उन पर चर्चा भी सार्वजनिक विमर्श से गायब है। हालांकि हर प्रकार का बाल शोषण समाज में उद्वेलना का विषय है, किंतु मजहबी उद्देश्य से बच्चियों को लक्ष्य बनाना एक व्यवहार जनित विकृति है। नाबालिग हिंदू बच्चियों पर हो रहे इस मजहबी आघात में जहां पुलिस का भीरुपन एक कारण है, वही कानूनी खामियां इन गंभीर अपराधों में सहभागी काजी और मौलवियों पर कार्रवाई की गुंजाइश को भी सीमित कर देती है। दरअसल किसी भी ठोस कानून के अभाव में जबरिया या धोखे से किए गए धन परिवर्तनों में राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों का ही सहारा रह जाता है। परंतु विडंबना यह है कि मात्र 8 राज्यों में ही इस आशय के कानून बने हुए हैं।
इन प्रावधानों के तहत आज तक पूरे भारत में कभी किसी आरोपी को सजा नहीं हुई है। इसी प्रकार समान नागरिक संहिता का अभाव दूसरी बड़ी कानूनी अड़चन है। इसी के फलस्वरूप मताद काजियों को फर्जी निकाहनामे बनाने का अवसर मिलता है। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस प्रकार के मामलों में कार्रवाई के लिए एक एक्शन प्लान बना रही है, परंतु समस्या के अंतर्राज्यीय पहलुओं के चलते वह जब तक उपरोक्त कानूनी बाधाओं को पाट कर एक विशिष्ट केंद्रीय जांच एजेंसी का गठन नहीं होगा, तब तक इस लड़ाई में सफलता आंशिक ही रहेगी। बेटी बचाओ की राष्ट्रीय मुहिम बनाने वाले मोदी सरकार को समझना होगा कि उसकी चुनौती लिंग अनुपात में सुधार, लैंगिक समानता के प्रयास, अपराध और शोषण से बचाव के साथ साथ किशोरियों को मजहबी आखेट से बचाने की भी है। इस प्रयास में हिंदू या मुस्लिम सभी वर्गों के बुद्धिजीवियों को भी समस्या से लड़ने के लिए आवाज उठानी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है, वक्त की मांग है आरक्षण के भीतर आरक्षण। सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़ गए वंचित वर्गों के आरक्षण पर बहस ने फिर से जोर पकड़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण किया जा सकता है। ऐसा ही उपवर्गीकरण यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण ओबीसी आरक्षण में भी करने की जरूरत जताई जा रही है। ओबीसी आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बीपी सरकार द्वारा लागू किए जाने के बाद जब नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे हरी झंडी दी, तब आरक्षण विरोध की राजनीति कुछ थमी अवश्य, लेकिन उसका पटाक्षेप नहीं हुआ। समय समय पर आरक्षित वर्गों के संगठन पर इस बात को लेकर चिंता जताते हैं कि उचित श्रेणी की सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या के मुताबिक आरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है। ध्यान रहे कि 2004 में ही ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की पीठ में इसके विपरीत फैसला देते हुए कहा था कि राज्यों को SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का अधिकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 16 वर्ष पुराने फैसले में सुधार की जरूरत है ताकि आरक्षण का लाभ समाज के निचले तबके को भी मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि SC/ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर लागू की जाए ताकि आरक्षण का लाभ सबसे जरूरतमंद तबकों तक पहुंच सके। उसके अनुसार राज्य आरक्षण देते समय अनुच्छेद 14, 15 और 16 की अवधारणा के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में उत्सर्ग उपवर्गीकरण भी कर सकता है। यद्यपि सरकार आरक्षित जातियों की सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। SC/ST वर्ग की जातियां समान नहीं हैं। आंध्र, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार में वंचित समूहों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान अमल में है। पिछड़े वर्गों के लिए बिहार में मुंगेरी लाल आयोग 1971 में गठित हुआ था, तब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे। आयोग ने 1975 में पिछड़े वर्ग को 2 भागों में विभाजित किया, OBC और MBC यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में इस रिपोर्ट को लागू करने के आदेश दिए थे, जिसे समूचे देश में कर्पूरी फार्मूला नाम से जाना जाता है। इसके तहत सरकारी नौकरियों में यह फार्मूला बना 8% OBC, 12% MBC, 14% SC, 11% ST, 3% महिला, 3% आर्थिक रूप से पिछड़े। नीतीश सरकार भी इसी फार्मूले के आधार पर अति पिछड़ों व महादलितों के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी राघवेंद्र कमेटी का गठन आरक्षण में आरक्षण का फार्मूला तय करने के लिए किया गया। इससे पूर्व राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री काल में हुकुम सिंह कमेटी का गठन किया गया था, जिसने 80 पिछड़ी जातियों को 3 हिस्सों में बांटकर आरक्षण देने की पहल की थी। केंद्र सरकार ने जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन अक्टूबर 2011 में किया था, ताकि वह OBC आरक्षण में उपवर्गीकरण की संभावनाएं तलाश सके। केंद्र सरकार सभी राज्यों के सरकारी नौकरियों के आंकड़े जुटाकर कोई निर्णायक फैसला करना चाहती है। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनसंख्या का कार्य भी शुरू किया गया है, लेकिन उसकी धीमी गति आलोचना के दायरे में है। ध्यान रहे कि मंडल आयोग ने 1931 में जाति जनगणना के आधार पर OBC को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया था। तीसरे आर्टिकल पर आते हैं, सत्ता का मनमाना इस्तेमाल। सत्ता का मनमाना इस्तेमाल कितना विकराल रूप धारण कर सकता है, इसका ताजा और घिनौना प्रमाण है मुंबई महानगर पालिका के दस्ते की ओर से अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय में की गई तोड़फोड़। यह तोड़फोड़ सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उनके कुछ बयान महाराष्ट्र सरकार को रास नहीं आए। पहले शिवसेना नेताओं ने कंगना के खिलाफ बेहुदा बयान दिए और जब इतने से संतुष्टि नहीं मिली
तो महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी के अतिक्रमण विरोधी दस्ते को उनके दफ्तर को ढाने भेज दिया। चूंकि मकसद का हर हाल में कंगना को सबक सिखाना था, इसलिए निर्धारित तौर तरीकों को धता बताया गया। शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार बीएमसी की ओछी हरकत पर अपनी पीठ ठोक सकती है, लेकिन सच तो यह है कि उसने खुद को लोगों की नज़रों में गिराने का काम किया है। इस कृत्य से लोकतांत्रिक मूल्यों मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने के साथ ही यह भी साबित हुआ कि हमारे नेताओं ने सत्ता का अहंकार किस तरह सिर चढ़कर बोलता है। महाराष्ट्र सरकार अपने से असहमत लोगों को आतंकित करने के लिए किस तरह किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही है, वह प्रतिशोध की राजनीति का ऐसा मामला है जो भारतीय लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। विडंबना यह है कि प्रतिशोध की राजनीति का यह इकलौता उदाहरण नहीं है। ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो है संन्यास से वापसी करना चाहते हैं युवराज सिंह। विश्व कप विजेता पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने पंजाब क्रिकेट संघ के अनुरोध पर संन्यास से वापसी करने का फैसला किया है। विश्व कप 2011 के मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह ने पिछले साल जून में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था। पीसीए यानी पंजाब क्रिकेट बोर्ड सचिव पुनीत बाली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 38 साल के युवराज सिंह से पंजाब क्रिकेट के फायदे के लिए संन्यास से वापसी करने की पेशकश की थी। युवराज ने एक वेबसाइट से कहा कि शुरू में मैं इस पेशकश को स्वीकार करने के बारे में निश्चित नहीं था। मैं घरेलू क्रिकेट खेलना बंद कर चुका था, हालांकि मैं दुनिया भर में अन्य घरेलू फ्रेंचाइजीज लीग में खेलना जारी रखना चाहता था अगर मुझे बीसीसीआई से अनुमति मिल जाती है, लेकिन मैं बाली के अनुरोध की अनदेखी नहीं कर सका। तो ये आज का यानी 10 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।